नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन अकेडमी के इस YouTube चैनल पर। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में बात की थी पाचन तंत्र को लेकर। हमने जिसमें मुख, गुहा, दांत, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, मलाशय, इन सब को लेकर हमने चर्चा की थी। आज जो हम बात करेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। देखो, बात करेंगे हम पाचक ग्रंथियों को लेकर। देखो, हमारे शरीर में जो है पाचक ग्रंथियां जो है, मुख्य रूप से पाचक ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है या तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत और तीसरा है अग्नाशय। इन तीन ग्रंथियों को लेकर हम अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा, ये जो ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये तीनों पाचक ग्रंथियां हैं। और यहां हम बात करेंगे केवल पाचन की दृष्टि से ही बात करेंगे कि पाचन की दृष्टि से ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। विस्तार से हम इसी अध्याय के अंदर, आपके एक टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र, उसमें हम विस्तार से इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। तो यहां हम पाचन की दृष्टि से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि देखो क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो अपना टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, देखो, लार ग्रंथि की अगर हम बात करें स्थिति, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति को लेकर। इसकी जो स्थिति है, यानी ये कहां स्थित होती है, स्थिति की बात करें तो कहां होती है? मुख गुहा में। स्थिति कहां है इसकी? मुख गुहा में। यानी ये मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। लार ग्रंथि कहां पाई जाती है? मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। दूसरी हम बात करें, इसके द्वारा जो स्त्रवण होता है, किसका स्त्रवण होता है, क्या निकालती है? स्त्रवण। स्त्रवण देखो, एक एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। इससे जो एंजाइम निकलता है एमाइलेज, या जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, ये क्या करता है? टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। तो अब देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, या लार ग्रंथि के द्वारा जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है। तो लार ग्रंथि के द्वारा जो लार निकलती है, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। और वो एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है। दूसरा देखो कि ये जो लार ग्रंथि से जो लार निकलती है, साथ इसमें एमाइलेज एंजाइम तो होते ही है, और ये लार क्या करती है? भोजन को क्या करती है? लसलसा बनाती है। यानी ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, ग्रीस जैसे होता है, चिकना, लसलसा बनाती है। जिससे क्या होता है? देखो, एक लसलसा बनाने से एक तो जो जीवाणु आ जाते हैं, वो जीवाणु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। दूसरा क्या है कि लसलसा होने के कारण भोजन को निगलने में क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है, तो ये लार ग्रंथि के मुख्य कार्य हो गए। अब देखो, जो लार ग्रंथि है वो तीन प्रकार की होती है। हमारे शरीर में जो लार ग्रंथि पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी हो, तो उसको लेकर हम बात करते हैं। देखो, पहली होती है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व लार ग्रंथि है, जिसे हम पेरोटिड भी बोलते हैं। कर्णपूर्व लार ग्रंथि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पेरोटिड। दूसरी होती है अधोजंब। अधोजंब, या जिसको बोलते हैं अवचिबुकीय। अवचिबुकीय लार ग्रंथि, इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर। और तीसरी होती है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा लार ग्रंथि, या जिसे बोलते हैं सब लिगुअल। सब लिगुअल। तो ये लार ग्रंथि जो है, ये तीन प्रकार की होती है। क्वेश्चन बन सकता है, लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? एक नंबर में तो कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजिह्वा। देखो, कर्णपूर्व नाम से पता चल रहा है। कर्णपूर्व का मतलब ये ग्रंथि कहां होती है? यहां होती है, इस जगह पे। कर्णपूर्व यानी कान से पहले, इस जगह पे। अब इस भाग को क्या कह सकते हैं अपन? गाल ही तो है ये एक प्रकार का, ये गाल है। ठीक है, यानी कर्णपूर्व ग्रंथि कहां होती है? गाल में होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि कहां होती है? गाल में होती है। और ये किसका स्त्रवण करती है? सीरमी तरल पदार्थ का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? सीरमी तरल पदार्थ का स्त्रवण करती है। जो कर्णपूर्व ग्रंथि होती है, इसकी स्थिति कहां होती है? यहाँ पर गाल में होती है, इस जगह पे।
और ये क्या करती है, शीर्मी तरल पदार्थ का क्या करती है, स्रवण करती है। दूसरी बात करते हैं अधोजंब। अधोजंब ग्रंथि होती है इस जगह पे, यहां पर ये जो भाग देख रहे हो, देखो कर्णपुर तो कहां होगी, यहां होगी, इस जगह पे होगी कर्णपुर। और जो अधोजंब है ये कहां होती है, यहां होती है। ये भी क्या करती है, श्लेष्मिक पदार्थ का स्रवण करती है, तरल श्लेष्मा का क्या करती है, स्रवण करती है। मुख्य रूप से अगर मोटे तौर पर अगर हम कहें तो पूरी लार ग्रंथि क्या करती है, श्लेष्मा का ही स्रवण करती है। ये क्या करती है, श्लेष्मा का स्रवण करती है यहाँ। और देखो अधोजीवा, नाम से पता चला अधो का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। और जीवा का मतलब क्या हो जाएगा, जीव, यानी जीव के नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है ना, लार ग्रंथि पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, अधोजीवा ग्रंथि कहते हैं। यानी जो ये अधोजीवा लार ग्रंथि कहां पाई जाती है, जीव के नीचे। तो तीनों ग्रंथियों की स्थिति अपन ने देख ली, कर्णपुरु कहां होगा, यहाँ होगी, अधोजंब कहां होगी, इस जगह पे होगी, और अधोजीवा कहां होगी, ये जीव के नीचे होगी। और ये क्या करेगी, तरल श्लेष्मा का क्या करती है, स्रवण करती है। और श्लेष्मा के अंदर भी हमने देखा था कि क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। वो क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी लार ग्रंथि हो गई। अगली हम बात करते हैं यकृत के बारे में। यकृत यानी लीवर जिसे हम कहते हैं। देखिएगा, यकृत को समझने के लिए इसका एक मैं डायग्राम बनाता हूं। इस तरह से देखो, ये एक ग्रसिका है, और ग्रसिका आगे इस तरह से क्या होती है, एक संरचना है जिसे हम आमाशय कहते हैं, उसमें आकर खुलती है। ये क्या हो गया, आमाशय हो गया। एक रफली डायग्राम बना रहे हैं नॉर्मल, ये आमाशय हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे ये ग्रंथि पाई जाती है, यकृत, इस तरह से त्रिकोणीय होती है, ये 3 कोने होते हैं इसके, इस तरह से, इस तरह से ये ग्रंथि यहां पर पाई जाती है, ये है यकृत। अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह से इसके देखो कितने भाग मिलते हैं, 2 भाग दिखाई देते हैं, ये 2 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। यहां जो संरचना देखने को मिलती है इस जगह पे, ये वाली संरचना, इसको हम कहते हैं पित्ताशय। पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, पित्ताशय कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। अब देखो जो यकृत ग्रंथि है ये कहां होती है, आमाशय के निकट होती है। कहां होती है, आमाशय के निकट। अब देखो अगर आपसे पूछे कि इसका जो अधिकांश वजन है किस तरफ, आपको दिख ही रहा होगा राइट साइड की तरफ है या नहीं है, यानी दाईं तरफ इसका वजन जो है, ज्यादा वजन किस तरफ होता है, दाईं तरफ इसका अधिकांश वजन दाईं तरफ होता है। देखिएगा आकार कैसा हो गया इसका, देखो त्रिकोणीय हो गया, यानी 3 कोनों के समान हो गया। अब देखो क्या होता है कि ये जो ग्रंथि है इसके अंदर बहुत छोटी छोटी क्या पाई जाती है, पालिकाएं पाई जाती है। लगभग 1 लाख के आसपास प्रत्येक ग्रंथि में, माफ कीजिएगा 10 लाख के आसपास क्या पाई जाती है, यकृत पालिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी संरचना पाई जाती है। उन यकृत पालिकाओं को हम क्या कहते हैं, यकृत की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। यानी जो यकृत है वो यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी यकृत पालिकाएं पाई जाती है। यानी यकृत की जो संरचना है उन यकृत पालिकाओं से निर्मित होती है, इसलिए उन यकृत पालिकाओं को हम क्या कहते हैं, यकृत की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब क्या होता है, देखो यकृत जो है इसके अंदर क्या होता है, पीत का निर्माण होता है, पीत रस जिसे हम कहते हैं, पीत का निर्माण होता है। वो पीत रस क्या होता है, पीत वाहिनी द्वारा किसमें आ जाता है, पित्ताशय में आ जाता है। नाम से पता चल रहा है, देखो पीत वाहिनी द्वारा किसमें आ जाता है, पित्ताशय में आ जाता है। पीत प्लस आशय यानी पित्ताशय का घर, यकृत में क्या होगा, पीत का निर्माण होगा, और वो पीत क्या होगा, पीत वाहिनी द्वारा किसमें आएगा, पित्ताशय में आएगा। किसमें आएगा, पित्ताशय में आएगा। अब देखो पित्ताशय में एकत्रित होने के बाद ये क्या करेगा, पित्ताशय वाहिनी द्वारा, किसके द्वारा, पित्ताशय वाहिनी द्वारा, ये जो दिख रही है इसको बोलेंगे अपन पित्ताशय वाहिनी। पित्ताशय वाहिनी द्वारा किसमें जाएगा, पीत ग्रसन में, क्योंकि ये भाग क्या है अपन पढ़ चुके हैं ग्रहणी, सॉरी, ये जो छोटी आंत का जो भाग होता है प्रारंभिक भाग, पहले पन पढ़ चुके हैं, क्या है कहते हैं इसको, ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा, ग्रहणी में आ जाएगा, ठीक है। जितना भी जो पीत लवण होता है या पीत रस होता है, जिसका निर्माण किसके अंदर होता है, यकृत के अंदर होता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो अभी एक मैं सारणी बना के, टेबल बना के आपको सारा समझा दूंगा कि पित्ताशय में कौन कौन से, यानी पीत रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो जो यकृत होगा इसके अंदर क्या होगा, पीत रस का निर्माण होगा। वो पीत रस क्या होगा, पीत वाहिनी द्वारा किसमें आएगा, पित्ताशय में आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, और पित्ताशय से वो पित्ताशय वाहिनी द्वारा किसमें जाएगा, ग्रहणी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ग्रहणी में। और यहाँ क्या करेगा, पाचन में मुख्य भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो यकृत हो गया, इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। इसका अधिकांश वजन किस तरफ होता है, दाहिनी तरफ होता है। और
अब इसको लेकर एक प्रमुख बात आप ये याद रखिए कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो है कौन सी है, ये ग्रंथि। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, यकृत। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है कौन सी है, यकृत है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, यकृत। अब बात करते हैं अगली ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। देखो ये जो है इसे हम कहते हैं ग्रहणी, ये हो जाएगा आमाशय, और यहां पर होती है गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है, ये हल्का गुलाबी और यू आकार की होती है। कुछ किताबों में इसको कटी पटी पत्ती के समान भी लिखा गया है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि इसका आकार कैसा होता है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से ये ग्रंथि होती है, ठीक है। ये कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। स्थिति में अगर बात करें तो ये आमाशय और ये ग्रहणी दोनों के बीच में है, आमाशय और ग्रहणी के बीच में है, ये यू आकार की होती है। और देखो इससे क्या निकलते हैं, दो प्रकार के पदार्थ निकलता है। एक तो निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन देखो ये किसके लिए उत्तरदायी है, यानी ये शरीर में अपने शर्करा का नियंत्रण करता है। शर्करा का नियंत्रण कौन करता है, इंसुलिन। अगर क्या होगा कि अगर इंसुलिन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो शरीर में शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी डायबिटीज भी अपन कह सकते हैं दो प्रकार का होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो शर्करा का पाचन क्या करने लगता है, ज्यादा करने लगता है। ऐसे में व्यक्ति में शर्करा का जो लेवल है, शर्करा का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस प्रकार के जो डायबिटीज होता है उस डायबिटीज को हम कहते हैं नेगेटिव, यानी शर्करा का स्तर क्या हो गया, कम हो गया। और यदि व्यक्ति में अगर मान लो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो फिर शर्करा का पाचन कम होता है, तो शर्करा का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव शर्करा, या यूं कह सकते हैं पॉजिटिव डायबिटीज, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं व्यक्ति को, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हो, मधुमेह रोग, या जिसे हम डायबिटीज रोग कहते हैं। दूसरा जो अग्नाशय ग्रंथि है, इससे एक पदार्थ और निकलता है, ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन, ठीक है। इनके कार्य क्या है, आगे जो अपना जो टॉपिक है उसमें अपन इन ग्रंथियों के बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक मैं सामान्य जानकारी ही इनकी बता रहा हूं, क्योंकि आगे अंतःस्रावी तंत्र आएगा तो वहां उनके बारे में और व्यवस्थित तरीके से बात करेंगे। तो ये तीन ग्रंथियां हमने देखी थी, कौन कौन सी, लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है। अब एक टेबल बनाकर हम इसके बारे में देखते हैं कि किस ग्रंथि से किस प्रकार का पदार्थ या एंजाइम निकलता है और वो किसका पाचन करता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है। पूरी जो आपके सामने में ये चार्ट मैंने बना दिया, समय की बचत के लिए मैंने पहले इसको बना के रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से जो एंजाइम है किस पदार्थ का पाचन करते हैं। देखो पाचन का मतलब ही हम पहले जान चुके हैं कि जो भोजन के जो जटिल अणु यानी जो बड़े अणु है उनको सरल अणु में तोड़ना। जब उसको सरल अणु में तोड़ा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम किसका पाचन करते हैं। देखो एंजाइम को लेकर कोई सा भी जो एंजाइम है उसके नाम के पीछे क्या लगता है, एज लगता है। क्या लगता है, एज। ये बड़ी कक्षाओं में है, जब आप अगर आगे 11th में चल के अगर आप साइंस लोगे, बायोलॉजी लोगे, तो आप और इसके बारे में अध्ययन करोगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को लेकर भी हमने बात की थी, कौन सा एंजाइम निकलता है, इसे एमाइलेज या टाइलिन, एमाइलेज भी कहते हैं या जिसे टाइलिन। देखो कुछ जगह पे आपको इसको एमिलेज भी लिखा मिल सकता है, एमिलेज या एमाइलेज एक ही बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एमिलेज लिखा हुआ मिल जाए या एमाइलेज या टाइलिन एक ही बात है, ठीक है। ये किसका पाचन करता है, ये स्टार्च को किसमें बदलता है, माल्टोज में बदलता है। यानी आप जो खाना खा रहे हो, यानी भोजन हमें कहां से प्राप्त होता है, पादपू से प्राप्त होता है, और पादपू के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है, जिसे अपनी भाषा में हम कहते हैं मंड कहते हैं। यानी जो पादप जो होते हैं, पादप के अंदर जो भोजन जो संग्रहित रहता है वो किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। जबकि हमारे शरीर में किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। मानव के शरीर में जो भोजन संचित रहता है किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। जबकि जो पादप है, पादप में जो भोजन है वो किस रूप में संचित रहता है, स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। और जब हम उन पादप के किसी भाग का उपयोग करते हैं तो वो स्टार्च हमारे शरीर में जाता है, और उस स्टार्च को किसमें बदल जाता है, माल्टोज में। अब देखो अपने को ऊर्जा चाहिए, हम भोजन कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है,
ऊर्जा प्राप्त करना। अब ऊर्जा जो है वो हमें किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, तो अब स्टार्च है तो स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बनाया जाए वो प्रोसेस हम देखेंगे इसमें किस तरह से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टार्च को किससे बदल दिया? माल्टोज में बदल दिया। बात करते हैं यकृत। यकृत जो है इससे क्या निकलता है? पीत लवण निकलता है। क्या निकलता है? पीत लवण। पीत लवण में देखो पीत लवण क्या करता है? वसा को किसमें बदलता है? वसीय अम्ल में बदलता है। वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है, यानी जो वसा की छोटी छोटी गोलिकाएं बना देता है, यानी वसा का पाइसीकरण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी वसा गोलिका बना देता है इसकी। अगली हम बात करते हैं देखो अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से जो मुख्य रूप से मैंने बात की थी, एक तो कौन सा निकलता है? इंसुलिन और ग्लूकेगोन। ये क्या करते हैं? रक्त में क्या करते हैं? शर्करा का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। रक्त के अंदर जो शर्करा को जो कंट्रोल करता है कौन करता है? इंसुलिन करता है। इसके अतिरिक्त और कौन से एंजाइम इससे निकलते हैं वो बात करते हैं। देखो एमाइलेज अभी अपने बात की थी, ये अग्नाशय से भी निकलता है। स्टार्च और माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन अगला एंजाइम आता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। देखो प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल से बनते हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं जिससे बनता है पेप्टाइड बंध बनता है। जब अमीनो अम्ल के अणु जो है जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है कि पेप्टाइड बंध, यानी और बहुत सारे पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो जब प्रोटीन को तोड़ेंगे तो पहले क्या बनेगा? पेप्टाइड, और पेप्टाइड को तोड़ने पर क्या बनेगा? अमीनो अम्ल बनेगा। ठीक है, तो देखो प्रोटीन को तोड़ा जाएगा किसमें? पेप्टाइड में। उसी प्रकार से जो काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टाइड में। अगला आता है न्यूक्लिएजेज। हमारे शरीर में क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है न्यूक्लिक अम्ल। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं ना। तो तारा बाप पे गियो है, तारी नाक तेरा पापा ने की, अपनी मारवाड़ी भाषा की बात कर रहा हूं मैं इधर की, अपने लोकल क्षेत्र में ये कहते नहीं कहते कि तेरी आंखें तेरी माँ को गई है, तेरे कान तेरे मामा जैसे हैं। तो ये आनुवंशिक पदार्थ जो है यही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। अब देखो ये जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं कौन कौन से? डीएनए या आरएनए, मुख्य रूप से होता है डीएनए। ठीक है, और ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इन न्यूक्लिक अम्ल को यानी डीएनए या आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कौन बदलता है? न्यूक्लियस एंजाइम। डीएनए या आरएनए को किसमें बदलता है? न्यूक्लियोटाइड में, यानी इनको तोड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या करेगा? तोड़ेगा। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक तो होती है शर्करा, कौन सी शर्करा? पेंटोज शर्करा होती है। और होता है नाइट्रोजनिक सार होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एडेनिन, ग्वानिन। आप बड़ी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ोगे, पिरिन क्या है, पिरिमिडिन क्या है, एडेनिन क्या है, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये जो भी है। ठीक है, वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो अब देखो डीएनए या आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कौन तोड़ता है? न्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। कौन तोड़ता है? न्यूक्लियस एंजाइम। अगला आता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये क्या करता है? पेप्टाइड को किसमें बदलेगा? अमीनो अम्ल। अभी मैंने बताया था प्रोटीन को तोड़ने पर क्या बनेगा? पेप्टाइड, और पेप्टाइड को तोड़ने पर क्या बनेगा? अमीनो अम्ल। अगर इसका हम उल्टा करके देखें तो अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे? पेप्टाइड, और पेप्टाइड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? पाचन पढ़ रहे हैं। तो पाचन में क्या किया जाएगा? बड़े अणु को छोटे अणु में क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं प्रोटीन जो है एक बड़ा अणु है, प्रोटीन को किसमें तोड़ा? पेप्टाइड में, और पेप्टाइड को किसमें तोड़ दिया? अमीनो अम्ल में तोड़ दिया। क्लियर? तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में? अग्नाशय ग्रंथि को लेकर हमने बात की। अब हम बात करते हैं आमाशय। हमने बात की थी आमाशय में, मैंने बताया था आमाशय की जो भित्ति होती है जिसके अंदर जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। देखो इस जठर रस में क्या होता है? एक तो पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन भी क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा। ठीक है, और ये जो पेप्सिन जो है ये काम करता है किसके द्वारा? HCl की उपस्थिति में काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में काम करता है। अभी हम देखेंगे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो भी हम अगला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे। तो जो पेप्सिन है ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में। अगला था रेनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो रेनिन क्या करता है? केसिन को पैराकेसिन में बदलता है। केसिन भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। केसिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। केसिन किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और इसका पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। अब देखिएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो केवल क्या करते हैं? दूध ही पीते हैं।
इसलिए उनमें दूध का पाचन होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेनिन का स्त्रवण क्या होता है, ज्यादा होता है। छोटे बच्चों में रेनिन का स्त्रवण क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वो दूध ही पीते हैं। तो दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। तो ये जो रेनिन है ये केसिन को किसमें बदलता है, पैराकेसिन में बदलता है। किसमें बदलता है, पैराकेसिन में। ठीक है, तो ये बात हो गई इसको लेकर, आमाशय को लेकर। अब हम बात करते हैं आंत्र रस के बारे में, यानी जो छोटी आंत्र है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम का स्त्रवण होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि भोजन का जो सर्वाधिक जो पाचन होता है वो छोटी आंत्र में ही होता है। और छोटी आंत्र का भी कौन सा हिस्सा, ग्रहणी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब जितने भी जो एंजाइम, सर्वाधिक एंजाइम जो होंगे वो कहां होंगे, छोटी आंत्र में मिलेंगे। वहां पूरे के पूरे भोजन को कर क्या कर लिया जाता है, पचा लिया जाता है। अब बात करते हैं देखो माल्टेज की। यहां देखो क्या था, स्टार्च को किसमें बदला, माल्टोज में। अब माल्टोज को किसमें बदलेंगे, आगे देखो माल्टेज क्या करता है, देखो माल्टोज को किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। ये माल्टेज क्या है, एंजाइम है। ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। अगला आता है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। अब आप कहोगे सर ये लैक्टोज क्या है, जो हम दूध जो पीते हैं, दूध पीने पे कैसा लगता है, मीठा लगता है, कड़वा थोड़ी ना लगता है, मीठा लगता है। और मीठा होने का कारण क्या है, उसके अंदर शर्करा होती है। दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उससे हम कौन सी शर्करा कहते हैं, लैक्टोज शर्करा कहते हैं। दूध का जो पाउडर आता है, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर, ये पतंजलि वगैरह के जो दूध के जो पाउडर आते हैं वो भी क्या होते हैं, लैक्टोज ही होते हैं। ठीक है, तो इस लैक्टोज को ग्लूकोज में जो बदलेगा, दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो लैक्टोज है इसको ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करेगा, लैक्टेज एंजाइम करेगा। कौन सा करेगा, लैक्टेज एंजाइम। अगला आता है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना। अब आप कहोगे सर ये सुक्रोज क्या है, आपने जो गन्ने चूसे होंगे या जूस अभी आपने मार्केट में देखा होगा, जो जूस आ रहा है गन्ने का, उसके अंदर भी क्या होता है, सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज, मीठा होता है। ठीक है, उसके अंदर जो शर्करा होती है गन्ने के अंदर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, सुगर केन। ठीक है, इस सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करेगा, कौन सा एंजाइम करेगा, सुक्रेज एंजाइम। कौन करेगा, सुक्रेज एंजाइम। अगली बात करते हैं अपन लाइपेज एंजाइम की। लाइपेज क्या करेगा, वसा को किसमें बदलेगा, वसीय अम्ल में, या गिल्सरोल कह सकते हैं अपन, वसीय अम्ल या फिर गिल्सरोल में बदलने का काम करता है कौन, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल या गिल्सरोल में बदलता है। अगला आता है डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा, डाइपेप्टाइड को किसमें बदलेगा, एमिनो अम्ल में। डाइपेप्टाइड देखो, पेप्टाइड तो अकेला हो गया, और डाइपेप्टाइड का मतलब क्या जाएगा, दो पेप्टाइड आपस में जुड़े होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। अगर तीन होंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड। चार होंगे तो टेट्रापेप्टाइड, पांच होंगे तो पेंटापेप्टाइड। इसी प्रकार से अगर दो पेप्टाइड जुड़े तो क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। और उस डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कौन बदलेगा, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम बदलेगा। अगली बात करते हैं फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करेगा कि यहां हमने देखा था कि देखो ये जो डीएनए या आरएनए है ये किसमें बदल रहा है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को भी फिर से तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, एक तो नाइट्रोजनिक क्षार, किसमें तोड़ेंगे, नाइट्रोजनिक क्षार, और एक तोड़ेंगे राइबोज शर्करा में। तो इस न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनिक क्षार और राइबोज शर्करा में तोड़ने का जो काम करता है कौन सा एंजाइम करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम करता है। देखो ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, नाइट्रोजनिक क्षार और राइबोज शर्करा में क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो ये हमने देखे कि जो प्रमुख जो एंजाइम है ये किस प्रकार से पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ग्रंथियां अपने बात की थी, और मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर भाग लेते हैं उसको लेकर हमने चर्चा की। अब हम देखेंगे कि वाकई में जो पाचन की जो क्रिया होती है ये तो इस तरह से काम करते हैं। पाचन की जो क्रिया होती है पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, भोजन ग्रहण से लेकर मल त्यागने तक कहां कहां पर किस प्रकार से क्रिया होती है उसको लेकर हम आगे चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि भोजन का जो पाचन है वो कैसे होता है, उसको लेकर हम आज चर्चा करते हैं और इसको समाप्त करते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारी मुख्य गुहा हो गई, एक रफली डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए मैं। ये मुख्य गुहा है और यहां से ये ग्रसनी ग्रसिका जो भी है इस तरह से। ये आमाशय हो जाएगा। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं केवल समझने के लिए। मुख्य रूप से अपने को यहां तक की जरूरत पड़ेगी। देखिए
अब क्या होता है कि सबसे पहले हम भोजन करते हैं, मुख गुहा में जाता है, भोजन किया अपन ने, ये आ गया कहां पर आ गया, मुख गुहा में आ गया। कहां आ गया, मुख गुहा में। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि क्या करेगी, लार का स्त्रवण करेगी और भोजन को क्या करेगी, लसलसा बनाएगी। क्या करेगी, लसलसा बनाएगी। अब उसमें क्या होगा, लसलसा बनाने के बाद भोजन देखो आसानी से फिसल सकता है यहां पर, ठीक है। पर हमने देखा था कि जो लार ग्रंथि है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, जो क्या करता है, स्टार्च को बदलता है, माल्टोज में बदलता है। यानी भोजन का थोड़ा बहुत पाचन कहां हो जाएगा, मुख गुहा में हो जाएगा, ठीक है। अब जब भोजन का थोड़ा बहुत पाचन हो जाएगा, यानी भोजन के अंदर जब लार मिल जाएगी, बाहर से ध्यान दीजिएगा, बाहर से हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और वो भोजन कहां आ गया, मुख गुहा में। और मुख गुहा में आने के बाद जब भोजन में क्या मिल जाती है, लार मिल जाती है, तो उस भोजन को हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। यानी बोलस क्या हो जाएगा, लार युक्त भोजन क्या कहलाएगा, बोलस। जब भोजन मुख गुहा में आता है तो उसके अंदर लार ग्रंथि द्वारा क्या मिलाई जाती है, लार मिलाई जाती है, ठीक है। और लार मिलने के बाद जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब ये जो बोलस है, ये बोलस आएगा कहां आएगा, आमाशय में आएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये बोलस कहां आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा। अब आमाशय में देखो, हमने देखा था कि यहां पर एक ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है, ठीक है। जो क्या करती है, जठर रस का क्या करती है, स्त्रवण करती है। क्या करती है, जठर रस का स्त्रवण करती है। इसके साथ ही कौन से एंजाइम देखे थे अभी अपने, एक तो था आपने पढ़ा था पेप्सिन और एक रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। इसके अतिरिक्त और क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती है, स्त्रवण करती है। अब देखिएगा, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो समझिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे निकलता है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, किससे निकलता है, ये ऑक्सेंटिक कोशिका से। इसका जो स्त्रवण होता है किससे होता है, ऑक्सेंटिक कोशिका, या हिंदी में हम कहते हैं अम्लजन कोशिका से इसका स्त्रवण होता है। ऑक्सेंटिक कोशिका या अम्लजन कोशिका से इसका स्त्रवण होता है। ये क्या करता है, देखो, एक तो भोजन के साथ आए जीवाणु को मारने का काम करता है, भोजन के साथ आए जीवाणु को मारने का काम करता है। दूसरा, जो हम पेप्सिन और रेनिन देख रहे हैं, ये इस अवस्था में नहीं होते हैं। जब जठर ग्रंथि से जब पेप्सिन निकलता है तो ये किस अवस्था में होता है, पेप्सिनोजन में होता है। पेप्सिनोजन, जठर ग्रंथि से ये किस अवस्था में होता है, पेप्सिनोजन। इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है, HCl करता है। यानी अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। और जब तक देखो पेप्सिन नहीं बनेगा तो क्या प्रोटीन का पाचन होगा, क्या नहीं होगा। उसी प्रकार से जो रेनिन है, ये क्या होता है, पहले प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन। ये भी HCl की उपस्थिति में ही, HCl की उपस्थिति में किसमें बदलता है, रेनिन में। और रेनिन किसका पाचन करता है, अभी हमने पढ़ा था, दूध की प्रोटीन होती है कौन सी, केसिन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, केसिन का पाचन करता है। अब देखिएगा, अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में नहीं बदलेगा, प्रोरेनिन रेनिन में नहीं बदलेगा। जब प्रोरेनिन रेनिन में नहीं बदलेगा तो क्या केसिन का पाचन होगा, नहीं होगा। अगर पेप्सिनोजन पेप्सिन में नहीं बदलेगा तो क्या प्रोटीन का पाचन होगा, नहीं होगा। तो यहां से आप समझ सकते हो कि अगर HCl नहीं होगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि पाचन में HCl की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि जो HCl है ये भोजन के साथ आए कीटाणु को मारने का काम करता है, साथ ही यह अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाता है, जिसके कारण पेप्सिनोजन पेप्सिन में और प्रोरेनिन रेनिन में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर विधिवत तरीके से भी आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। अब क्या होगा, देखो, ये बोलस कहां आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा। और आमाशय में देखो पेप्सिन रेनिन इस प्रकार के जो ये एंजाइम क्या होंगे, स्त्रवित होंगे, और ये क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। जब ये बोलस कहां आ जाता है, आमाशय में आ जाता है,
और आमाशय में आने के बाद इसके अंदर क्या मिल जाता है, जठर रस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जठर रस। उसके बाद जठर रस मिलने के बाद ये चलता है आगे, किस तरफ चलता है, छोटी आंत्र की रस, तो उसे हम कहते हैं काइम कहते हैं। अब भोजन का नाम आमाशय से बदल कर क्या हो जाएगा, काइम हो जाएगा। यानी जब उसके अंदर पीत रस वगैरह ये सारे, यहाँ पे जो यकृत ग्रंथि होती है इस जगह पे, यहां हम जानते हैं यहाँ क्या होती है, यकृत ग्रंथि, ये इस तरह से, ये जो यकृत ग्रंथि होती है इससे पीत रस का स्त्रवण होता है, और ये जब सारे पदार्थ इसके अंदर मिल जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। क्या कहेंगे, काइम। अब यहां से ये भोजन आएगा कहां पर, छोटी आंत्र में। और हमने देखा था कि यहां भी अपने बात की थी आंतरिक रस के बारे में, कि अधिकांश जितने भी जो एंजाइम होते हैं, सर्वाधिक एंजाइम आपको कहां मिलते हैं, छोटी आंत्र में मिलते हैं। तो यहाँ वो जो एंजाइम होंगे भोजन को क्या करेंगे, सरल अणु में तोड़ देते हैं। यहां तक आमाशय तक देखो लगभग भोजन का 30% ही पाचन होता है। आमाशय तक जो भोजन का पाचन होता है कितना होता है, 30%। बाकी 70% भोजन का पाचन कहां होगा, छोटी आंत्र में होगा। कहां होगा, छोटी आंत्र में। ठीक है, तो छोटी आंत्र में जब भोजन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आमाशय से निकल, आमाशय के बाद भोजन को क्या कहते हैं, हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। ये काइम कहां आएगा, छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र में उसका पाचन करने के बाद उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण। उसके बाद अगर भोजन किसी प्रकार से, अगर मान लो कुछ भाग ऐसा जो नहीं बचा, वो उसको कहां धकेल दिया जाएगा, बड़ी आंत्र में धकेल दिया जाएगा। बड़ी आंत्र क्या करेगी, उससे खनिज लवण और जल का क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। अवशोषण करने के बाद भोजन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। उस गाढ़े पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मल कहते हैं। उस मल को किस में धकेल दिया जाता है, मलाशय में धकेल दिया जाता है। जो मलाशय जो होता है उसकी जो पेशियां होती है कैसी होती है, संकुचनशील पेशियां होती है। जब मलाशय में मल भर जाता है तो जो पेशियां है वो क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, संकुचन करती है। संकुचन करने के कारण क्या होता है, जो मल द्वार है उस पर क्या पड़ता है, दाब पड़ता है। ठीक है, और मल द्वार क्या हो जाता है, खुल जाता है, और हम मल को क्या कर देते हैं, बाहर त्याग देते हैं। इस प्रकार मानव के द्वारा जो मल त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। तो इस प्रकार से ये भोजन का पूरा, पाचन का पूरा प्रोसेस होता है। कौन सा एंजाइम क्या काम करता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आपको एक नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो हो सकता है कि आपको इस तरह से पूछ ले कि किसी भी एक एंजाइम का नाम दे दिया जाए और उसका कार्य पूछ ले, या फिर किसी पदार्थ का नाम देके पूछ ले कि इसका पाचन किसके द्वारा होता है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो कि हमारे शरीर में जो ये जो पाचक जो एंजाइम होते हैं, इनका जो वर्ग होता है वो कौन सा वर्ग के होता है, ये हाइड्रोलेज एंजाइम या हाइड्रोलेज वर्ग के एंजाइम होते हैं। किस वर्ग के एंजाइम होते हैं, ये हाइड्रोलेज। हमारे शरीर में जो पाचक एंजाइम होते हैं ये किस वर्ग के एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेज वर्ग के एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलेज वर्ग का मतलब ये हुआ कि ये जो एंजाइम है इन पदार्थों का क्या करेंगे, जल अपघटन करते हैं। यानी जल की उपस्थिति में ये काम करते हैं, जल अपघटन करते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा, अगर आप खाना खाने के बाद क्या आपको प्यास लगती है, यानी जो शरीर है वो भोजन का पाचन करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो जल अपघटन करेंगे। इसलिए आपको क्या लगती है, खाना खाने के बाद क्या लगती है, प्यास लगती है। आप जितना ज्यादा कठोर भोजन यानी हैवी भोजन करोगे उतनी ज्यादा आपको पानी की आवश्यकता होगी। अपन राजस्थानी व्यक्ति हैं, आप जानते हो कि जब हम दाल बाटी खाते हैं, बाटी खाने के बाद देखो बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि वो भोजन इसी प्रकार का है, एक भारी खाना है, इसलिए उसको पचाने के लिए पानी भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो पाचन तंत्र है ये कंप्लीट हो गया है। अगर इस पूरे पाचन तंत्र में इसके 2 या 3 वीडियो जो भी बने हैं उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर फोन करके सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक इन घंटों में आप फोन करके आप किसी भी प्रकार की अगर आपकी समस्या है तो मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान मैं फोन पे ही कर दूं। अगर कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर आसिंद का है तो लॉकडाउन खुल चुका है, आप एक एक बच्चा अगर सेंटर पर आकर सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक आप किसी भी वक्त, लेकिन ध्यान रखें अकेले ही आना है। एक बच्चा आकर मुझसे मिल सकता है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं। मेरे दूसरे टीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं इस समय। आप चाहे मैथ की समस्या ले लो, चाहे साइंस की ले लो, चाहे इंग्लिश की ले लो, जो जनरल सब्जेक्ट है इनकी जो समस्या है आप आकर यहाँ पर उनका निराकरण करवा सकते हैं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।